हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज है 22 अप्रैल और आज की इस वीडियो में हम 22 अप्रैल से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। और देखिए, जो भी स्टूडेंट एसएससी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है इस मूवमेंट की टेस्ट सीरीज़ को रिलीजियसली फॉलो करना। जैसे कि एग्ज़ाम बैक टू बैक आने ही वाले हैं। टेक्स्ट बुक जिनकी टेस्ट सीरीज़ 1 करोड़ से ज़्यादा स्टूडेंट ने अभी तक अटैम्प्ट कर लिया है, इनके पास में आप लोगों को एसएससी सीजीएल के लिए 282 मॉक टेस्ट, एसएससी सीपीओ के लिए 125 मॉक टेस्ट, इसके अलावा एसएससी स्टेनोग्राफर के लिए 61 मॉक टेस्ट, और इसके अलावा आईबीएसयू जो कि आईबी का एग्ज़ाम है, इसके लिए आप लोगों को 76 मॉक मिल सकेंगे। और इसके अलावा आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए भी कुछ 330 मॉक आप लोगों को मिल सकेंगे। और अभी टेक्स्ट बुक का एनिवर्सरी ऑफ़र भी चल रहा है, जहां 299 में आप लोगों को टेक्स्ट बुक पास मिलेगा, जिसमें 200 प्लस एग्ज़ाम्स के लिए 12,000 से अधिक मॉक मिल सकेंगे। तो बस आपको स्टडी 10 कूपन लगाना है और इससे आप लोगों को एक्स्ट्रा 30 रुपये डिस्काउंट मिल सकेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हाल ही में किस देश के प्राइम मिनिस्टर ने कोरोना संक्रमण के चलते अगले हफ्ते होने वाले अपने भारत दौरे को फिर से रद्द कर दिया है? तो ये भी हाल ही में रद्द किया गया है ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन के द्वारा। यदि आप लोगों को याद होगा तो इस साल का जो रिपब्लिक डे रहा था, इसमें मुख्य अतिथि के रूप में ये बोरिस जॉनसन जो कि यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, ये शामिल होने वाले थे। लेकिन उसी समय ब्रिटेन में कोरोना का एक नया स्ट्रेन देखने को मिला, जिसके कारण इन्होंने अपना भारत दौरा रद्द कर दिया था। तो उस समय में कोरोना का संक्रमण ब्रिटेन में ज़्यादा फैल रहा था और अब इन्होंने फिर से प्लान किया भारत आने का। तो अब क्या हो रहा है, भारत में संक्रमण ये तेज़ी से फैलते जा रहा है, जिसके कारण इन्होंने दोबारा से अपना भारत दौरा रद्द कर दिया है। तो यदि हम बात करें ब्रिटेन की, जो कि एक यूरोपीय कंट्री है, आप मैप में देख सकते हैं यूके, इसकी कैपिटल क्या है? तो ये है लंदन। अच्छा, लंदन ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? टेम्स नदी के किनारे। यहाँ की करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। देखिए, प्राइम मिनिस्टर तो हैं बोरिस जॉनसन, लेकिन यदि आप लोगों को याद होगा तो ब्रिटेन की कैबिनेट में 3 भारतीय मूल के भी व्यक्ति शामिल हैं। कौन कौन है? तो देखिए, पहली तो है प्रीति पटेल, इनका नाम काफ़ी चर्चे में रहा। प्रीति पटेल जो कि ब्रिटेन कैबिनेट में गृह मंत्री हैं। दूसरे हैं ऋषि सुनक जो कि वहाँ वित्त सचिव हैं। और तीसरे हैं आलोक शर्मा। ये 3 भारतीय हैं जो कि ब्रिटेन की कैबिनेट में शामिल हैं। और वैसे सारे फैक्ट ब्रिटेन से रिलेटेड हम डेली ही 2-4 दिन में डिस्कस तो करते ही रहते हैं। एक एडिशनल फैक्ट आप याद रख सकते हैं, हाल ही में दुनिया की ऐसी पहली मौत जो कि एयर पॉल्यूशन यानी कि वायु प्रदूषण के कारण हुई है, ये ब्रिटेन में ही दर्ज की गई है। अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में कौन सा देश टॉप पर है? तो इसमें टॉप पर रहा है नॉर्वे, और ऐसा लगातार 5वीं बार है कि नॉर्वे ने इसमें अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। ये जो सर्वे है 180 कंट्रीज़ के बीच किया गया। 180 कंट्री में भारत की क्या रैंकिंग है? 142वीं। लास्ट ईयर मतलब कि 2020 में भी भारत 142वें स्थान पर था और इस साल भी 142वें स्थान पर है, मतलब कि इसकी रैंकिंग में कोई भी सुधार नहीं हुआ है। तो टॉप पर है नॉर्वे, इसके बाद फिनलैंड और डेनमार्क, ये टॉप 3 कंट्री है। सबसे लास्ट में कौन है? तो ये है इरिट्रिया। तो आप मैप में देख सकते हैं नॉर्वे की लोकेशन, इसकी कैपिटल है ओस्लो, करेंसी है नॉर्वेजियन क्रोन। और आसपास की लोकेशन तो आप लोगों को रट चुकी होगी। नॉर्वे के बगल में ये है स्वीडन, नॉर्वे स्वीडन, और ये है डेनमार्क। यही 3 कंट्री मिलके क्या कहलाती हैं? स्कैंडिनेवियन कंट्री। ये जो आप देख रहे हैं फिनलैंड, फिनलैंड के नीचे ये जो हिस्सा है ये कहलाता है गल्फ ऑफ फिनलैंड। और ये क्या है? तो ये है गल्फ ऑफ बोथनिया, ये है बाल्टिक सी और ये है नॉर्थ सी। इस क्वेश्चन में बात की जा रही है इंडेक्स की, तो नॉर्वे से ही रिलेटेड 2 और इंडेक्स है जो कि आप याद रख सकते हैं। दिसंबर 2020 में जारी किया गया था ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसमें टॉप पर रहा था नॉर्वे, इंडिया की रैंकिंग थी 131। जनवरी 2021 में जारी किया गया डेमोक्रेसी इंडेक्स, इसमें भी टॉप पर नॉर्वे है, इंडिया की रैंकिंग है 53। रामायण पर आधारित पहली ऑनलाइन प्रदर्शनी का उद्घाटन किसने किया है? इसका उद्घाटन अभी हाल ही में प्रहलाद सिंह पटेल जी के द्वारा किया गया है, जो कि प्रेजेंट टाइम में हमारे केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति राज्य मंत्री हैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं रामायण की।
तो यदि आपसे पूछा जाए कि रामायण के रचयिता कौन है, तो ये है महर्षि वाल्मीकि। रामायण जो कि एक महाकाव्य है। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए कि विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है, तो ये है महाभारत, जिसके रचयिता हैं महर्षि वेद व्यास। तो इसी रामायण पर पहली ऑनलाइन प्रदर्शनी का वर्चुअली उद्घाटन एक यह प्रहलाद सिंह पटेल ने, जिसमें कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के जीवन पर आधारित कुछ कृत्यों की प्रदर्शनी दिखाई जानी है, जिसका टाइटल है राम कथा, भारतीय कथाओं के माध्यम से श्री राम की कहानी। अगला क्वेश्चन है, मिगेल डियाज कैनल ये किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो ये भी हाल ही में क्यूबा के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। तो यदि हम बात करें क्यूबा की, तो सबसे पहले आप लोकेशन देख लीजिए। ये है नॉर्थ अमेरिका, ये है साउथ अमेरिका। यहाँ जो आप देख रहे हैं ये है क्यूबा। क्यूबा की राजधानी है हवाना, करेंसी है पेसो। और यदि आपसे पूछा जाए कि विश्व में चीनी का कटोरा किसे कहते हैं, तो ये क्यूबा को ही कहते हैं, क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा गन्ने का उत्पादन ये क्यूबा में ही होता है, जबकि भारत में चीनी का कटोरा ये कहलाता है उत्तर प्रदेश। आप और क्या रिलेट कर सकते हैं, तो ये जनवरी 2021 की ही न्यूज़ है, मतलब कि 3 महीने पहले की ही। जो अमेरिका है इसने अभी हाल ही में क्यूबा को आतंकवाद के एक प्रायोजक देश के रूप में नामित किया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस ये कब मनाया गया, यानी कि नेशनल पब्लिक सर्विस डे। तो ये भी हाल ही में 21 अप्रैल को मनाया गया है। ये दिवस मनाया क्यों जाता है, तो केंद्र और राज्य सरकारों में विभिन्न डिपार्टमेंट में लोक प्रशासन में लगे जो अधिकारी हैं उनके काम की सराहना करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। और ये 21 अप्रैल को ही क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 1947 में भारत के जो पहले गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, इनके द्वारा जो नवनियुक्त प्रशासनिक सेवा अधिकारी थे इन्हें संबोधित किया गया था, इसलिए 21 अप्रैल को ही मनाया जाता है राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस। यदि हम अदर ऑप्शन की बात करें तो 17 अप्रैल को मनाया गया है वर्ल्ड हीमोफीलिया डे, 18 अप्रैल को मनाया गया है विश्व विरासत दिवस और 19 अप्रैल को वर्ल्ड लीवर डे मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम, जिसे आप एस्मा कहते हैं, ये किसने लागू किया है? तो एस्मा एक्ट जो कि अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा लागू किया गया है। एस्मा की फुल फॉर्म बनती है असेंशियल सर्विस मेंटेनेंस एक्ट। इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो वैसे इसकी शुरुआत तो 1968 में, मतलब कि ये लागू तो किया गया था 1968 में। ये केंद्रीय कानून है, लेकिन राज्य सरकारें इस कानून को लागू करने के लिए स्वतंत्र होती हैं। एस्मा एक्ट ये चर्चे में क्यों आया है? तो ये जो एक्ट है इसके तहत जो भी असेंशियल सर्विस है, मतलब कि आवश्यक सेवाओं में काम करने से कोई भी व्यक्ति मना नहीं कर सकता, जैसे कि डॉक्टर है, नर्स है और जो भी हेल्थ वर्कर हैं, ये किसी भी तरह के हड़ताल पर या धरने पर नहीं बैठ सकते, क्योंकि अभी देश को इनकी सख्त ज़रूरत है। तो ये सारी ही असेंशियल चीज़ें हैं जिसमें कि इस एक्ट के लागू होने के बाद इसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता, लेकिन तब भी इसका उल्लंघन किया जाता है तो व्यक्ति को अधिकतम 6 महीने का कारावास, यानी कि 6 महीने की जेल इसे मिल सकती है। और इसे ही लागू किया है छत्तीसगढ़ ने। छत्तीसगढ़ की यदि हम बात करें, राजधानी है रायपुर, मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल, राज्यपाल है अनुसुईया उइके, मुख्य न्यायाधीश है पी आर रामचंद्रन मेनन, इंद्रावती कांगेर, गुरु घासीदास और अचानक मार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सभी स्थित हैं छत्तीसगढ़ में ही। अंबिकापुर में भारत का पहला गार्बेज कैफे, जबकि मध्य प्रदेश की राजधानी में भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक स्थापित किया गया। ई लोक अदालत का आयोजन करने वाला पहला राज्य ये छत्तीसगढ़ है, जबकि वर्चुअल कोर्ट का आयोजन करने वाला पहला राज्य ये है उत्तर प्रदेश। और अभी हाल ही में ये न्यूज़ भी आई थी कि मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला राज्य ये छत्तीसगढ़ ही बना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने इकोसाइड को अपराध बनाने वाले बिल को मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी अभी हाल ही में फ्रांस के द्वारा दी गई है। इकोसाइड ये है क्या, जो कि अभी चर्चे में रहा है? तो देखिए, इकोसाइड इस बिल की खास विशेषता ये है कि इस कानून के तहत ऐसा कोई भी व्यक्ति जो कि पर्यावरण को प्रदूषित करने का कार्य करेगा, तो इस कानून के तहत उसे दंडित किया जाएगा और उस पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। और ऐसी ही घोषणा भी हाल ही में फ्रांस के द्वारा की गई है, मतलब कि कुछ इसी तरह का यहाँ बिल लाया गया है। आसान भाषा में मैंने आप लोगों को समझा दिया है। तो यदि हम बात करें फ्रांस की, अभी हमने ब्रिटेन के बारे में डिस्कस किया था और ये है फ्रांस। इन दोनों के बीच में एक स्ट्रेट है जो कि आप लोगों को रट चुकी है, इसका नाम डोवर स्ट्रेट है। इंग्लिश चैनल ये भी यही पास स्थित है। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस।
पेरिस जो कि सीन नदी के किनारे है, इसी पेरिस में हेडक्वार्टर स्थित है यूनेस्को का। और फ्रांस के प्रेसिडेंट कौन है? तो ये है इमैनुअल मैक्रोन। और आज हम फ्रांस से रिलेटेड कुछ दूसरे फैक्टर डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि भारतीय संविधान में जो 3 शब्द हैं कौन कौन से हैं? समानता, स्वतंत्रता, या आप कह सकते हैं समता, स्वतंत्रता और बंधुता। ये कहाँ से लिया गया है? तो ये फ्रांस से ही लिया गया है। और यदि आपसे पूछा जाए कि आधुनिक फ्रांस का जन्मदाता ये किसे कहा जाता है, तो ये नेपोलियन बोनापार्ट को कहा जाता है। स्पेन फ्रांस के बीच स्थित है पेरानीस पर्वत, और फ्रांस स्विट्जरलैंड के बीच स्थित है जूरा पर्वत। और भारत और फ्रांस के बीच किस विमान को लेकर के समझौता है? राफेल विमान को लेकर के। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सैनिकों के लिए ऑक्सीजन वितरण प्रणाली विकसित की है? तो ये भी हाल ही में डेवलप की गई है DRDO के द्वारा, यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने अभी हाल ही में ज़्यादा ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जो सैनिक हैं जो कि सेवा में लगे हुए हैं उनके लिए SpO2 आधारित पूरक ऑक्सीजन वितरण प्रणाली ये विकसित की है। यहाँ जो टर्म लिखा हुआ है SpO2, इसका क्या मतलब है? इसका मेजरमेंट कैसे किया जाता है, मतलब कि इसे मापा कैसे जाता है? तो मैं आप लोगों को सिंपल लैंग्वेज में बता देती हूँ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी बॉडी में जो ब्लड है, ब्लड के साथ ऑक्सीजन भी होता है, और ऑक्सीजन ये हीमोग्लोबिन के साथ सैचुरेट होता है। मान लीजिए कि हमारा जो SpO2 है, जो कि यहाँ लिखा भी हुआ है, हमारा SpO2 मान लीजिए 94% है। अब 94% है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका सिंपल सा मतलब है कि हमारे ब्लड में जो 94% हीमोग्लोबिन है ये है ऑक्सीजन वाला, और बाकी का जो 6% रह गया, तो 6% हीमोग्लोबिन ये है बिना ऑक्सीजन वाला। 94% हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन वाला और 6% हीमोग्लोबिन बिना ऑक्सीजन वाला। यही इसी तरह से SpO2 ये मापा जाता है। और मान लीजिए किसी व्यक्ति का जो SpO2 का लेवल है ये 94% के नीचे चला जाता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उस व्यक्ति को तुरंत डॉक्टर से कांटेक्ट करना चाहिए और उसके हॉस्पिटल में एडमिट होने की भी नौबत आ जाती है। और भारत में अभी ऑक्सीजन की शॉर्टेज, मतलब कि सिलेंडर की शॉर्टेज चल ही रही है, तो ऐसे में ऐसे सैनिक जो कि ऊंचाइयों पर सेवारत हैं उनके लिए इसका डेवलपमेंट अभी हाल ही में किया गया है DRDO के द्वारा। DRDO की स्थापना 1958 में हुई, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। अध्यक्ष हैं G सतीश रेड्डी, जिन्हें मिसाइल सिस्टम अवार्ड से नवाजा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में प्रति घंटे 200 घन मीटर यानी कि 200 क्यूबिक मीटर की उत्पादन क्षमता के साथ एक ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो ऐसी घोषणा भी हाल ही में गुजरात के द्वारा की गई है। आप लोगों को मालूम ही है, अभी देखिए कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि मध्य प्रदेश के ही शहडोल जिले में ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म हो जाने के कारण एक साथ 14 मरीजों ने दम तोड़ दिया था। और कल ही एक न्यूज़ निकल कर सामने आई जिसमें कि महाराष्ट्र के नासिक में ऑक्सीजन का जो सप्लाई है, हालांकि जो ऑक्सीजन सिलेंडर था वो लीक हो गया था, जिसके कारण मरीजों तक ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं पहुंच पाया, जिसके कारण एक साथ 22 मरीजों ने दम तोड़ दिया था। और यदि देखा जाए तो भारत में ऑक्सीजन सिलेंडर की किल्लत ये जगह जगह देखने को मिल रही है। हर दिन न्यूज़ निकल कर सामने आती है कि ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी होने के कारण या ख़त्म हो जाने के कारण जो मरीज हैं इनकी जान जा रही है। तो इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए हाल ही में जो गुजरात है इसके द्वारा 200 घन मीटर की उत्पादन क्षमता के साथ ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की गई है। और ये जो ऑक्सीजन प्लांट है ये किसके द्वारा लगाया जाएगा? इफ़को के द्वारा। इफ़को जिसे आप इंडियन फार्मर फर्टिलाइज़र कोऑपरेटिव लिमिटेड के नाम से जानते हैं। गुजरात की यदि हम बात करें तो वैसे गुजरात के बारे में जो फैक्ट हैं हम तो डिस्कस करते ही रहते हैं। कुछ जिलों के नाम हैं जो कि हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले यदि हम बात करें सूरत की, सूरत ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ताप्ती नदी के किनारे। और यदि आपसे पूछा जाए कि किस नदी को सूर्यपुत्री कहा जाता है तो ये ताप्ती नदी ही है। इसी ताप्ती नदी पर प्रसिद्ध उकाई परियोजना ये भी स्थित है। ऊपर आएंगे तो ये है वडोदरा। इसी वडोदरा में भारत का पहला रेलवे यूनिवर्सिटी ये स्थापित किया गया है। इधर है खेड़ा। खेड़ा आंदोलन आप लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा होगा, जो कि 1918 में हुआ था। ये है अहमदाबाद, जहां अभी हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम इसका उद्घाटन किया गया है। फिर है भावनगर, जहां विश्व का पहला CNG पोर्ट टर्मिनल ये स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशन की स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट 2020 के अनुसार किस देश को 2020 के अम्फान चक्रवात से
14 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है। तो अम्फान तूफान ये तो भारत में आया था, तो ये रिपोर्ट कहती है कि अम्फान तूफान के कारण भारत को 14 बिलियन डॉलर का आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि तूफान तो आकर के चला जाता है लेकिन उसके बाद जो नुकसान निकल कर के सामने आते हैं, जैसे कि उस एरिया के उद्योग धंधे ये चौपट हो जाते हैं, जनधन की हानि होती है वह अलग, बिजली के खंभे पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं, बड़ी बड़ी इमारतें ये भी ध्वस्त हो जाती हैं। सबसे बड़ी बात ये होती है कि इसमें जो लोग हैं जो कि अपने घर से बिछड़ जाते हैं कहने का मतलब है कि उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक शरण लेनी होती है। तो इन सभी समस्याओं को यदि देखा जाए तो भारत को लगभग इतना नुकसान उठाना पड़ा है इस अम्फान चक्रवात के चलते। अम्फान चक्रवात ये कहाँ आया था? तो ये आया था ओडिशा और इधर पश्चिम बंगाल वाले एरिया में। अच्छा, ये जो चक्रवात है अम्फान, इसका नामकरण किसके द्वारा किया गया था? तो इसे नाम दिया था थाईलैंड ने। जबकि आप महाराष्ट्र वाले एरिया में आएंगे कुछ यहाँ, तो यहाँ भी एक चक्रवात चर्चे में आया था, इसका नाम है निसर्ग चक्रवात। और निसर्ग चक्रवात का नाम ये किसने दिया था? तो ये बांग्लादेश के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, माउंट अन्नपूर्णा को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो ये बन गई हैं प्रियंका मोहिते। प्रियंका मोहिते जो कि महाराष्ट्र से बिलोंग करती हैं, इन्होंने विश्व की 10वीं सबसे ऊंची पर्वत चोटी जिसका नाम माउंट अन्नपूर्णा है, इस पर फतह हासिल कर ली है। माउंट अन्नपूर्णा, अच्छा देखिए, आप लोगों ने 3 कैटेगरी पढ़ी होगी, एक तो है ट्रांस हिमालय, एक तो है लघु हिमालय और तीसरी है वृहद हिमालय। तो जिस माउंट अन्नपूर्णा की हम बात कर रहे हैं ये वृहद हिमालय के अंतर्गत आता है। इसकी हाइट है 8048 मीटर और इसी पर फतह करने वाली ये पहली भारतीय महिला बन गई हैं। यदि हम बात करें अरुणिमा सिन्हा की, तो ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाली पहली दिव्यांग हैं। बछेंद्री पाल ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। कल जो मैंने आप लोगों से सवाल पूछा था इसका राइट आंसर ह्यूस्टन अमेरिका था। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, गोवा के नए राज्यपाल कौन बने हैं? तो इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो यदि पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।